हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा क्लास 10th का साइंस का जो है 2 चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया। तीसरे चैप्टर का एक लेक्चर हम लोगों ने क्या किया है, रिलीज कर दिया। अब ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है कि धातु के क्या होते हैं, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के लिंक और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास बहुत जल्द जैसे ही वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। इसलिए बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एंड इस वीडियो पर लाइक जरूर करें, ठीक है, अगर पसंद आए तो। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या कि धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है कि धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है कि धातु का रासायनिक गुण जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस में मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे पहला लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि धातु क्या था, ठीक है। धातु क्या था, आघात वर्धित तन्य, ये सब क्या था, ये सब उसका भौतिक गुण था। अगर कोई धातु का गुण भौतिक गुण पूछे तो उसको आप बोल सकते हैं कि धातु में आघात वर्धितता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है, ध्वनिक पाई जाती है इत्यादि वगैरह वगैरह सब पाए जाते हैं। वो सब उसका भौतिक गुण था जो ऊपर की ओर से दर्श रहा था। अब ये रासायनिक गुण है हमारा, जो रासायनिक गुण है यानी कि जो लैब में किया जाएगा, ठीक है। तो वो देखिए कि वो क्या होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पहुंचने वाला है। और यहाँ से ये टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए VVI है क्योंकि हम VVI क्वेश्चंस को ही सिर्फ और सिर्फ उठाते हैं, किसी अन्य क्वेश्चंस को नहीं उठाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह क्या है कि यहाँ पे VVI जो इंपॉर्टेंट आपको मिलते हैं वो है कि मतलब कि बहुत ही आसानी से आप लोगों को मतलब कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है यहाँ पे। इसलिए चलिए हम अपने वीडियो पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक पढ़ना है धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया लिखा गया यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में यहाँ पढ़ना है। धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है वो, ठीक है। तो धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी प्राप्त करनी है कि धातुओं के रासायनिक गुण होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण होते क्या हैं। तो वायु के साथ पहले अभिक्रिया कराते हैं किसका, वायु के साथ पहले अभिक्रिया कराते हैं किसका, वायु के साथ सबसे पहले अभिक्रिया कराएंगे किसका हम, तो वायु के साथ अभिक्रिया कराना है हमको किसका, धातु का। तो देखिए क्या होती है कि धातु, ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ जो हमारा वायु होता है, जो हमारा जैसे हम लोग लेते हैं वो ऑक्सीजन ही तो होता है। हमारे जो वायुमंडल में वायु है उसमें बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन जो यहाँ पे वायु है ज्यादा तो ऑक्सीजन ही होती है। तो वही बोल रहा है कि वायु से अभिक्रिया कराने पर, तो वायु से अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड हमारा बनता है कि नहीं बनता है। जब धातुओं की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, जब धातुओं की अभिक्रिया कराई जाती है, जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमारा धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक है, धातु ऑक्साइड बनता है। अब ये होता क्या है धातु ऑक्साइड, इसका एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन ये जो है एक टॉपिक लिख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ आपसे पूछेगा कि धातुओं की वायु से अभिक्रिया कराने की एक संपूर्ण अभिक्रिया और उदाहरण के साथ लिख, ठीक है, क्या होता है। तो यही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वायु से अभिक्रिया, धातु को वायु से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, उदाहरण दे। तो यही आपको लिखना पड़ेगा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, ऐसा लिख दीजिएगा, धातु प्लस ऑक्सीजन दैट इज धातु ऑक्साइड बन गया। अब इसका एग्जांपल देने के लिए बोले तो एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई भी धातु लीजिए, कॉपर लीजिए एंड यहाँ पे ऑक्सीजन लीजिए, क्या बन गया हमारा CuO बना कि नहीं बना, बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2 है O2 है, अगर इसको संतुलित करना चाहे तो इधर भी 2 लगा दीजिए, इधर भी 2 लगा दीजिए, 2Cu का 2O2 का, ठीक है, कंप्लीट हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। फिर उसी प्रकार धातु कॉपर थोड़ी है, एक मैग्नीशियम भी तो धातु है, Mg लगा दीजिए प्लस O2 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 2MgO, नहीं होगा 2MgO, इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते 2MgO, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड का भी बना सकते हैं, Zn बना दीजिए प्लस O2 बना दीजिए, क्या बनेगा हमारा ZnO बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे आराम से कोई दिक्कत होता नहीं है हम लोगों को, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वायु से अभिक्रिया कराने को बोले तो रासायनिक अभिक्रिया हमारा धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला जो क्या आता है, धातुओं के रासायनिक गुण जो हमारा है उसमें सबसे पहला वायु से अभिक्रिया कराना होता है, फिर जल से अभिक्रिया कराना होता है, फिर आगे बहुत सारे प्रोसेस है जिसको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल तक इसको VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाएं और इसको नोट करें कॉपी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद हम आगे इसी में के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को हम बताएंगे कि वो पॉइंट्स हैं क्या, ठीक है। तो हो गया हमारा धातुओं के रासायनिक गुण में हम लोगों ने देखा है, पहला देख चुके हैं, ठीक है, पहला उसका गुण देख चुके हैं। अब उस पहले गुण के आधार पर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और एक परिभाषा है उसको हम लोग देखेंगे क्या। तो पहला पॉइंट जो है ये ज्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि 9th से ही सुनते आ रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम। जी हाँ, सोडियम और जो पोटेशियम होता है, यहाँ पे माइक का तार थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है।
जी हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोडियम और पोटेशियम वायु में आते हैं, ठीक है, वायु में आते ही, सॉरी आते हैं नहीं, आते ही होगा, आते ही, ठीक है। सोडियम और जो हमारा पोटेशियम है वो वायु में जैसे ही आते हैं उनमें क्या होती है, आग पकड़ लेती है, क्या होती है, आग पकड़ लेती है, इसीलिए इन्हें किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। यहाँ से ये भी हम जो हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम जो भी क्लास कराते हैं, जो भी लेक्चर्स हमारा होता है वो सब इंपॉर्टेंट है, कोई बेफालतू लेक्चर्स नहीं होता है। जो बेफालतू होता है, जिसको लगता है कि आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बताया जा रहा है, तो उसको हम खुद उस वीडियो में बोल देते हैं क्या कि ये आपका नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर ज्यादा समय ना दे, इसी समय जो इस पर दीजिएगा वो ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर दे। लेकिन अभी तक वैसा एक दो वीडियो ही हम बनाए हैं जो नॉन इंपॉर्टेंट था, सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान के लिए था, सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए था। बाकी मेरा सारा का सारा वीडियोस है, 20-25 मेरा लेक्चर्स लागू हो चुका है, 20-25 लेक्चर्स है निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से 2-3 ही वीडियोस ऐसे हैं जो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, वो बोर्ड के नजरिए से नॉन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ नंबर बड़े हैं तो इसलिए वहां से आने की संभावना है, इसलिए उस वीडियो में बोले भी है कि यहाँ से आने के क्वेश्चन की संभावना है। तो यहाँ से तो ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा एकदम इंपॉर्टेंट है, और जो ये चैप्टर है हमारा, ये खासकर इस चैप्टर और चौथा चैप्टर जो होता है कार्बन एवं इसके यौगिक, इनसे तो आते ही आते हैं क्वेश्चंस, और यही से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगर ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे 20 से 25 नंबर, 20 नंबर तक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेक्शन से लेकर सब्जेक्टिव सेक्शन तक, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता सकते हैं बोर्ड, ये बिहार बोर्ड जो है पहला बोर्ड है, ठीक है, इसके लिए उसको हम अवसर नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार बोर्ड जो है कहीं से क्वेश्चन डालती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे क्या है, डायरेक्ट पूछ देती है, क्या देती है, पूछी भी गई है कि किरोसिन तेल में सोडियम को क्यों डुबो कर रखा जाता है, या फिर पोटेशियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। तो भैया पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन तेल में इसलिए डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं इनमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, जिसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं। अब कितने के मन में तो ये सवाल होंगे कि बताइए कि सर मतलब कि यही तो वही बात हो गया क्या कि मतलब कि आग लग रहा है उसमें जाके घी डाल रहे हैं। तो भैया ऐसा बात नहीं है। कितने सोच रहे होंगे क्या कि जब वायु के संपर्क में आने पे ये जलने लग रहा है तो किरोसिन तेल में डुबा कर रखेंगे तो कैसे नहीं जलेगा, ये तो और जल जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किरोसिन तेल का एक अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है, लेकिन ना करें तो बेहतर होगा। आप अपने मतलब कि किसी बर्तन में, किसी पॉट में क्या करें, एक किरोसिन तेल ले लें, किरोसिन तेल, ठीक है, और उस पर सलाई मारकर फेंकिए, उसमें आग नहीं लगती है क्योंकि वहां पे उतना, और वही किरोसिन तेल किसी चीज पे छिड़क कर तब जलाइएगा तो जलेगी, ठीक है। लेकिन किरोसिन तेल के अगर अति में रखिएगा, पूरा किरोसिन तेल का एक पॉट रहेगा उसमें पूरा किरोसिन तेल रहेगा तो उसमें आग नहीं लगती है, ठीक है। इसके कारण होता है क्या, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम वायु में आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में रखते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है, तो सीधे लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम वायु में आते ही आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ये डाउट हमारा क्लियर। अब आते हैं हमारे दूसरे पर, क्या है कि यहाँ पे एजी और एयू है। एजी का मतलब चांदी होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, संकेत आप लोग पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं कमेंट सेक्शन में डालें और हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। कम से कम जहां तक आपका इंपॉर्टेंट है हम उस वीडियोस में कम से कम 20 तक, जी हाँ 20 तक रासायनिक संख्या जो ये जो हमारा है मतलब कि तत्व है 1 से लेकर 20 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आप लोगों को बताएंगे, और उसकी परमाणु संख्या भी बताएंगे, ठीक है, उसकी संयोजकता भी बताएंगे, और उसको निकालना भी सिखाएंगे कि संयोजकता क्या होती है। ऐसे भी बोर्ड के एग्जाम से, बिहार बोर्ड में जो 10th की संयोजकता का बहुत मान्य है, क्योंकि 1 न 2 नंबर हर एग्जाम में पूछते हैं कि फलाना की संयोजकता क्या है, दे देगा कैल्शियम और पूछ देगा इसकी संयोजकता क्या है, तो इसके निकालना हम सिखाएंगे, इसकी कक्षा भी सिखाएंगे, खास एक वीडियो इसके लिए अलग बनाएंगे तत्वों के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए क्या, एजी को हम लोग जिसको कहते हैं चांदी, और एयू जिसको हम लोग बोलते हैं सोना, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जिसके कारण यही कारण है कि हमारा जो सोना होता है वो सालों साल तक रहता है, हमारा जो चांदी होता है वो सालों साल तक रहता है, ना ही उसमें जंग पकड़ते हैं और ना ही वो कुछ खराब हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब एक ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा बोल रहे हैं, अब कोई कितना इसमें देख रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे, क्या मतलब कि सब के बारे में बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई खेलने या नहीं आते हैं, खिलवाड़ करने नहीं आते हैं, आप लोग से टाइम बर्बाद करने नहीं आते हैं, आप लोग को डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को झोली में डालने आते हैं। इसीलिए हम खुद पहले पढ़ते हैं, ठीक है, खुद आप लोगों को पढ़ाने के लिए खुद पहले रीड लेते हैं, अपने किताब को रीड करते हैं, और ना ही एक किताब बल्कि हम 2-2 किताब को रीडिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए जो हमें अच्छा लगता है हम वो लाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है।
व्हाट इज उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि ड्यूल नेचर ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी यानी कि दुई है, इससे उभयधर्मी यानी कि दोनों का पालन करता है, ठीक है। तो जैसे ही आता है उभयधर्मी यानी कि उभय का मतलब क्या होता है? उभयधर्मी यहाँ पे यानी कि सबसे अलग होगा, इसका मतलब इसका जो धर्म होगा सबसे अलग होगा। तो यहाँ पे धर्म और जात की बात नहीं हो रही है, ये भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कीजिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं किसको है? तो वे धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड ना कि अधातु ऑक्साइड, ठीक है। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? क्या कहलाते हैं हमारे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यहां तक ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं इसके एग्जांपल में। Al2O3 एक ऑक्साइड है जो धातु का ऑक्साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बना रहा है? 2AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? वही जल भी बना रहा है। तो ये हमारा क्या था? ये क्या था? हमारा धातु का ऑक्साइड था, तो अम्ल से अभिक्रिया किया, ठीक है। लेकिन यही धातु का ऑक्साइड नीचे देखिए गौर से, ये क्षार से भी हमारा अभिक्रिया कर सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, ठीक है। यानी कि जो है ये हमारा जो ऑक्साइड है धातु का, वो क्या कर रहा है? वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके क्या बना रहा है? लवण तो बना ही रहा है, साथ में क्या बना रहा है? हमारा जल भी बना रहा है। इसीलिए ये हमारा जो क्या हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। कोई एग्जांपल में पूछे कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एक एग्जांपल दें, तो आप लिख सकते हैं Al2O3 इसको, ठीक है। और 2NaAlO3 को हम लोग बोलते हैं क्या? सोडियम एल्यूमिनेट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आइए वापस आते हैं क्या? जल के साथ अभिक्रिया कराना है हम लोगों को, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख चुके थे, ठीक है। पहला था वायु के साथ अभिक्रिया कराने पर उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख चुके थे, वहां से एक क्वेश्चन भी बन गया है, ठीक है। वहां से 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस भी उठ चुके हैं हमारे, और ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो ही हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत इसमें जो है धातु के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर रहा है, और ये 2 रासायनिक गुण भी हम आपको बता रहे हैं, 3 रासायनिक गुण कुल मिलाकर हम बताएंगे, जिसमें से 2 ये भी है, ठीक है। तो अब धातु का रासायनिक गुण क्या है? मतलब जल के साथ जब अभिक्रिया कराइए ना, तो अब धातु का रासायनिक गुण देखिए कि क्या करता है। जब जल के साथ धातु की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? देखिए धातु और प्लस जल किए तो क्या बना? धातु का ऑक्साइड बना, प्लस हाइड्रोजन गैस बना कि नहीं बना? यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, धातु है उसका अभिक्रिया किससे कराएं? जल से कराएं, तो हमारा बना धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस। जी हाँ, हमारा धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस बना कि नहीं बना? हाइड्रोजन गैस बना। और वही एग्जांपल लेते हैं, क्या है? धातु हमारा कैल्शियम लेते हैं, जल लेते हैं, क्या बना हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना कि नहीं बना? तो बना। तो इसमें भी कुछ बहुत सारे नखरे होते हैं, क्या होते हैं कि इसमें भी बहुत सारे नखरे होते हैं, जैसे कि हम नोट में यहाँ पे बोर्ड पे तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन साथ बोल दें शायद आपको समझे। इसमें जो होते हैं क्या, बहुत सारे नखरे होते हैं, क्या? इस धातु की जो अभिक्रिया होती है, वो जल जो होती है ना, धातु का एक अलग नियम होता है, ठीक है। धातु का नियम इसको बोल सकते हैं क्या कि मान होती है, ठीक है। जब आप शादी ब्याह करते हैं तो ऐसे दहेज लेना मतलब कि क्या है कि मतलब एक मतलब दहेज प्रथा बहुत ही मतलब कि गलत है, और नहीं लेनी चाहिए किसी को, नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ये धातु का जो है समझाने के लिए हम सिर्फ ले रहा है कि आजकल का जो शादी ब्याह होता है उसमें जैसे कि कुछ की मांग करता है, जैसे कि जो हमारा मतलब कि जो होता है, क्या होता है कि जिसको बोलते हैं दूल्हे राजा, जिसको बोलते हैं, क्या करता है कि वो धातु की तरह होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि हमारा बाइक मिलता तो हम शादी करूँ ना तो ना करूँ, ऐसी कहता है क्या कहता है? हमारा बुलेट चाहे तो ब्याह करूँ ना तो ना करूँ, ऐसी कहता है। तो उसी प्रकार इस धातु का भी लग रहा है, ये कहता है हमारा क्या कि हम जल से कोई धातु जो है, धातु तो इसमें बहुत सारी है, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम फलाना ठिकाना सब बहुत सारे धातु है, तो बहुत सारी धातु होती है, क्या कहती है? वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है। तो जो धातु में ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है वो क्या है? तो जो धातु में ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, यहाँ पर लिख दे रहा है, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है वो क्या है? तो वो हमारा क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है एंड कैल्शियम। जी हाँ, जो ठंडे जल के साथ गर्म अभिक्रिया करती है। लेकिन उसी में से कितना धातु होता है? कहता है क्या? हम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया ना करो, ठीक है, कराओगे तो करो अभिक्रिया, ना तो ना करो। अब हमारा गर्म जल चाहिए, मतलब कि पानी को गर्म करना पड़ता है, जल को गर्म करने के बाद उस पर फिर से प्रवाहित किया जाता है, तब ऑक्सीजन तब होता है। तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाला अभी तक एक ही है, गर्म जल के साथ जो अभिक्रिया करता है वो सिर्फ मैग्नीशियम ही अभी तक है, ठीक है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कुछ तो इतने होते हैं कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। जी हाँ, कुछ तो इतने होते हैं कि भाप के साथ आपके अभिक्रिया करेंगे। तो भाप के साथ जो अभिक्रिया करते हैं वो है हमारे एल्युमिनियम, फेरस एंड जिंक।
ये होते हैं। जी हाँ, एल्युमिनियम, फेरस एंड जिंक, ये तीन होते हैं जो हमारे भाप के साथ विक्रिया करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका याद कर लें, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धातु की जल के साथ विक्रिया करा तो धातु ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। अब वही धातु ऑक्साइड, यहाँ पे इतना तक हो गया हमारा रासायनिक गुण। अब इसके ऊपर चलते हैं। ये जो धातु ऑक्साइड है हमारा ना, ये धातु ऑक्साइड है हमारा, इसकी विक्रिया हम किससे कराएंगे? मान लीजिए इसकी विक्रिया जब हम कराते हैं क्या, अब हम जल से कराते हैं, तो ये क्या बनाएगा? अब क्या बनाएगा? अब ये बनाएगा धातु का हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जल में तो हाइड्रोजन रहता है, तो हाइड्रोजन को लेकर आ जाएगा, तो ये अपना साथ ले लेता है, तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, हाइड्रोक्साइड बनाता है जल के साथ विक्रिया करने पर। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा तीसरा। तो तीसरा हमारा क्या है कि धातुओं की तनु अम्ल के साथ विक्रिया कराने पर। धातुओं की जो विक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? धातुओं की जो विक्रिया है हमारा वो तनु अम्ल के साथ कराएंगे। और आप लोग जानते हैं कि तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तनु अम्लों में जल की संख्या ज्यादा, जल की मात्रा ज्यादा होती है और अम्लों की संख्या बहुत ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तनु अम्ल उसको कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल के साथ तनु अम्ल के साथ विक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए धातु प्लस तनु अम्ल, यानी कि जैसे ही धातु की विक्रिया हम तनु अम्ल से कराएंगे वो हमारा क्या बना देगा? डायरेक्ट लवण बना देगा। बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि धातु जब अम्ल से विक्रिया करता है तो वैसे भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या फर्क पड़ता है कि तनु अम्ल हो चाहे सांद्र अम्ल हो? तो धातु तो अम्ल विक्रिया किया अम्ल से ना, तो जब धातु अम्ल या क्षार से विक्रिया करता है तो लवण और गैस को, हाइड्रोजन गैस तो बनाता ही है। तो तनु अम्ल से विक्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया कि नहीं? उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे क्या है, फेरस हम ले लिए हैं और इसका हम लोग विक्रिया कराया है तनु HCl से, तो हमारा बना है फेरस क्लोराइड, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ये हमारा गैस है, ठीक है। FeCl2 बना है फेरस क्लोराइड, फेरस की विक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए हैं, तो फेरस क्लोराइड बनाया है, हाइड्रोजन गैस बना है। और ये जो हमारे जो है ऊपर के लिए है कि धातु के साथ जो ठंडा जल से विक्रिया, कौन धातु ठंडा जल से विक्रिया करता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। गर्म जल से विक्रिया करने वाला सिर्फ अभी तक एक पैदा लिया है, इकलौता है मैग्नीशियम। इसको याद कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्योंकि एक ही है, ठीक है। और भाप के साथ विक्रिया करता है एल्युमिनियम, फेरस एंड जिंक। तो आप लोगों का जो है आज का वीडियो जो हुआ, आज का खास का वीडियो, आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा और ये जो है खासकर आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है कि आप लोग के माइंड पे क्या पड़े कि प्रेशर नहीं पड़े कि एक ही चीज में सब चीज पढ़े। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत चीज नहीं पढ़े, उभयदात्री ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिए हम लोग क्या कहते हैं, फिर से केरोसिन तेल क्यों डुबो कर नहीं रखा, क्यों डुबो कर रखा जाता है पोटेशियम और सोडियम को, इसके बारे में भी हम लोग फुल जानकारी प्राप्त की है। तो ये हमारा क्या हुआ कि धातु का रासायनिक गुण कंप्लीट हुआ, ठीक है। धातु का रासायनिक गुण हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एक रासायनिक गुण और भी है, जैसे कि था फेरस सल्फेट के विलय में, सॉरी कॉपर सल्फेट के विलय में फेरस सल्फेट को डालेंगे तो क्या बनाएगा, FeCO4 बना लेता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का फेरस सल्फेट के, हाँ, फेरस सल्फेट के विलय में डाला जाता है कॉपर सल्फेट को, तो क्या बनाता है वो जानकर करते हैं कि क्या बनाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलय में फेरस सल्फेट को शायद डाला जाता है, शायद कंफ्यूजन है कुछ। जी हाँ, कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस सल्फेट को डाला जाता है तो वो बनाता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बना लेता है, ठीक है। फेरस को डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में तो क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है। वैसे भी है तो आयनों का मतलब क्या है कि मतलब कि जो कुछ इस प्रकार की रासायनिक विक्रियाएं भी होती हैं जो अपने से कम मतलब क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती हैं और वो अपना जगह बना देती हैं। इससे पीछे हम अम्ल क्षार वाला में पढ़ाए हुए हैं, राजा वाला ट्रिक लेके, कमजोर राजा और मतलब ताकतवर राजा वाला ट्रिक लेकर हम पढ़ाए हुए हैं। इसलिए आपको ट्रिक पर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको याद रहे। तो आज का वीडियो में सिर्फ और सिर्फ धातु के रासायनिक गुणों के बारे में ही चर्चा हुई है और उसके अंदर जो टॉपिक्स आए उसके बारे में चर्चा हुई है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत ही छोटा वीडियोस है क्योंकि आप लोगों के माइंड में प्रेशर ना पड़े, ठीक है। रिपीट कि ये बहुत ही छोटी वीडियोस हैं क्योंकि आप लोगों के माइंड में प्रेशर ना पड़े। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि इस वीडियो की फायदा वो भी उठा सके, ठीक है, आपके दोस्त भी उठा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि ये नहीं सोचना है कि भाई वो पढ़ लेगा तो वो निकल जाएगा, ये पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। पढ़ने का स्रोत आपके पास अगर हम हैं तो उसके पास भी कोई होगा, अगर आप उसको बताइएगा तो वो भी आपको बताएगा, ठीक है। हो सके कोई हमसे अच्छा पढ़ाता हो या फिर हो सके कि हम किसी से अच्छे पढ़ाते हों या हो सके वो जिससे पढ़ते हो उससे अच्छे हम पढ़ाते हो या फिर हो सके आप हमसे पढ़ते हैं तो वो जिससे पढ़ते हैं वो हमसे अच्छे पढ़ाते हो। तो आप ऐसे अगर उनको दीजिएगा, हमारा वीडियो दीजिएगा तो वो भी किसी और का वीडियोस आप लोग को देंगे। आजकल जो है कि मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही ट्रेंड में है, ठीक है। सभी के पास ऑनलाइन, सबके पास मोबाइल है, सभी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। खासकर लॉकडाउन जो हुआ था उसके कारण तो सभी के पास मोबाइल चली आई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये वीडियोस अगर अच्छा लगे, अगर इसमें कहीं पे भी डाउट फंस रहा है तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट को रेड कलर मारिए और जैसा कि हमारा नंबर दिख रहा है आपके स्क्रीन पे 7645977225 दैट इज 7645977225 इस पे व्हाट्सएप नंबर पे
डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कोई डाउट कोई हल डायरेक्ट हम आपको सॉल्व करते हैं। तो मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ इस वीडियो से, और फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।